हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर नंबर 21 में। भारत की अर्थव्यवस्था के लेक्चर नंबर 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 19 में हमने हमारा जो नया मेजर सब टॉपिक शुरू किया, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 तीसरा लेक्चर होगा। और दोस्तों, पहले के लेक्चर्स में या फ्यूचर के लेक्चर्स में जो मेन रेफरेंस सोर्स हम यूज करेंगे वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह या भारतीय अर्थव्यवस्था बाय रमेश सिंह जी। और दोस्तों, ये बुक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है। लेक्चर नंबर 20 या पिछले लेक्चर में हमने 5 मेजर सब टॉपिक्स को कवर किया। सबसे पहले हमने डिटेल में कवर किया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1991, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या आर्थिक सुधार भी कहा जाता है। उसके बाद हमने की डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर हमने की क्या क्या टाइप्स हैं डिसइन्वेस्टमेंट के, फिर क्या डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है और अभी कौन सी करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की गई है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 उस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएगा। आज सबसे पहले हम बात करेंगे एनएमपी की, मतलब नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। उसके हम बात करेंगे कि जो डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं उससे जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, किस किस तरीके से इस पैसे को यूज किया जाए, इसके बारे में क्या डिबेट्स रही, क्या चेंजेस रहे, कैसे पूरा सिस्टम इवॉल्व होता चला गया, इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या पीएसयूज हैं या सीपीएसईज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही, उन परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम पे किस किस तरह के रिफॉर्म्स लाने की या कौन कौन से स्टेप्स लेने की कोशिश की। फिर हम बात करेंगे काफी कॉम्प्रिहेंसिवली एक मेजर पार्ट हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का है, जिसको कहा जाता है एमएसएमई, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, या जिसको आप लघु उद्योग एक्सेट्रा जो होते हैं इस सेक्टर में कवर होते हैं। क्या एग्जैक्टली एक सेक्टर है, क्या इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या गवर्नमेंट के डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद फिर हम एक एक सेक्टर को बहुत डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर में हम 2 मेजर सेक्टर्स को कवर करेंगे, सबसे पहले स्टील और उसके बाद कोल सेक्टर को। तो आइए विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 21 ऑफ इंडियन इकोनॉमी। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको कहा जाता है एनएमपी। ये जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी रही, इसको कब अनाउंस किया गया? 2021-2022 के बजट में। और किसने इसको डेवलप किया होगा? इसको डेवलप किया नीति आयोग ने। और इसका पर्पस ये रहा कि जो बहुत सारे हमारे पब्लिक लैंड पार्सल्स हैं या एसेट्स हैं जो काम में नहीं आ रहे हैं या सब ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनसे उतना हम फायदा नहीं उठा पा रहे, क्यों ना ऐसे पब्लिक एसेट्स को हम लीज पे दे दें, बेचे नहीं, सिर्फ लीज पे देंगे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। किसको देंगे? प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज को। और उसके बदले में जो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज होंगी, हो सकता है या तो शुरुआत में गवर्नमेंट को जो भी प्रिस्क्राइब पैसा हो वो दे दे, या समय समय पर गवर्नमेंट को उसके बदले में अलग अलग तरीके से पे आउट्स मिलता रहे। और ये जो लीज का पीरियड होगा 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है। इस लीज के पीरियड के दौरान जो भी पब्लिक एसेट प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, उसको ऑपरेट और मेंटेन कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। उसके बदले में जो रिटर्न्स वो जनरेट करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज हैं, यूजर एक्सपीरियंस है, कस्टमर सर्विस है, वो पब्लिक सेक्टर के मुकाबले शायद थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो हो सकता है उस एसेट से पब्लिक सेक्टर शायद प्रॉफिट ना कमा पा रहे हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर अपनी अच्छी ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और एफिशिएंसीज के थ्रू, बेटर यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू सेम एसेट को हो सकता है प्रॉफिटेबल बना पाए। तो कुछ प्रॉफिट खुद रखें, उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट को इस लीज की एवज में वापस दें। और ये जो फंड्स मिलेंगे गवर्नमेंट को पब्लिक एसेट्स को लीज पर देके नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम के थ्रू, इसको गवर्नमेंट फिर जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर गवर्नमेंट को एक्सप्रेसवेज बनाने हैं, बुलेट ट्रेन बनानी है, नई वंदे भारत ट्रेन चलानी है, या और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट्स बनाने हैं,
उनमें गवर्नमेंट इस पैसे को यूज करेगी। इसके अलावा सिर्फ डेवलपमेंटल वर्क ही नहीं, और भी अगर ऐसा कोई एरिया, इनिशिएटिव, सेक्टर गवर्नमेंट को दिखाई देता है जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है, तो इस पैसे को उन एरियाज या सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है। इसके अलावा जब कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट करेगी पब्लिक सेक्टर के एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर्स को देने के लिए, तो उसमें एक बहुत स्पेसिफिक प्रोविजन यह भी होगा कि जब लीज का पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो वापस से एसेट किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास आएगा। ओनरशिप कभी भी किसी भी पब्लिक एसेट की प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं जाएगी। सिर्फ एक फिक्स्ड पीरियड लीज है, लीज खत्म हुई, एसेट वापस गवर्नमेंट के पास आ गया। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास कभी भी कोई भी पब्लिक एसेट परमानेंटली ट्रांसफर नहीं होगा। और कोशिश यह है कि जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसमें ऐसे एसेट्स को, ऐसे डी रिस्क एसेट्स मतलब जिसमें रिस्क कम हो, या ब्राउनफील्ड पब्लिक एसेट्स मतलब जो पहले से डेवलप हो चुके हों, इनको दें प्राइवेट सेक्टर को ताकि उनको प्रॉफिटेबल वो लगे। इन एसेट्स को कैपिटलाइज करके, इनको अच्छे से ऑपरेट करके, एफिशिएंटली ऑपरेट करके, मेंटेन करके अच्छा मुनाफा कमाए, उनके लिए एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहे प्राइवेट सेक्टर के लिए, उसके थ्रू खुद प्रॉफिटेबल हो और उस प्रॉफिट का हिस्सा गवर्नमेंट को भी अपने शेयर के तौर पे मिलता रहे। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम रफली इस 4 साल की पीरियड के दौरान, मतलब 2021-22 से लेकर 4 साल और जोड़ लिए 25-26 तक, गवर्नमेंट का टारगेट है कि रफली 6 लाख करोड़ हम जनरेट कर पाएंगे नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। और कोशिश यह है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इस पे जो रिटर्न होगा रफली 5.4% के आसपास होगा। तो दोस्तों, जो ये 6 लाख करोड़ गवर्नमेंट अगले 4 साल में जनरेट करेगी, इस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करेगी? गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट करेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। मतलब नेशन में, देश में जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो रोड्स के हो सकते हैं, एक्सप्रेसवेज के हो सकते हैं, पोर्ट्स के हो सकते हैं, बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के हो सकते हैं। उसके लिए जो पैसे की जरूरत है, इसको फंड किया जाएगा इस नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। आई थिंक बहुत ही स्मार्ट पॉलिसी है। ऐसे एसेट्स जो प्रॉफिटेबल नहीं है पब्लिक सेक्टर के लिए, उनको आप प्राइवेट सेक्टर को दें, वो हायर ऑपरेशनल एफिशिएंसी से इनको प्रॉफिटेबल करें, खुद भी पैसा कमाएं, गवर्नमेंट को भी दें, गवर्नमेंट उस पैसे को यूटिलाइज करे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए। दूसरा जो आज का हमारा सब टॉपिक है कि डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में समझा। अब अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है, उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। अगर पैसा मिलता है, इस पैसे को कहां लगाया जाए, इसके बारे में किस तरह की व्यवस्था है, क्या वो प्रोविजंस हैं, कैसे वो प्रोविजंस टाइम के साथ इवॉल्व हुए, इसको एक शॉर्ट डिस्कशन के थ्रू थोड़ा सा समझ लिया जाए। कि जब डिसइन्वेस्टमेंट हमने करना शुरू किया 1991 के मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद, मतलब गवर्नमेंट को समझ में आ गया इनफैक्ट 1980 से ही कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस प्रॉफिटेबल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप पैसा पंप करते चले जाएंगे लेकिन उनको प्रॉफिटेबल शायद आप नहीं बना पाएंगे। तो 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसे एरियाज में जहां पर गवर्नमेंट को रहने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कैपेबल है, हम एग्जिट करते चले जाएंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे। वो डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, या वो किसी और मेथड से भी गवर्नमेंट अपने जो पब्लिक सेक्टर पीएसयूज हैं उसमें से डिसइन्वेस्टमेंट खुद को कर सकती है। तो फिर एक डिबेट इस बात को लेकर भी शुरू हुई कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, बदले में जो पैसा आएगा, तो जो प्रोसीड्स हैं डिसइन्वेस्टमेंट की, जो पैसा है, उसको कहां यूज किया जाए। और अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो इस डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स को कहां कहां यूज किया जाए, 3 फेजेस में हम कवर कर सकते हैं। पहला फेज है 1991 से लेके 2000, मतलब 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद पहले 10 साल में क्या थॉट प्रोसेस रहा कि कैसे इस डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड्स को यूज किया जाए, इसको थोड़ा सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए। तो गवर्नमेंट ने 1991 से लेके 2000 में यह पॉलिसी अपनाई कि जो भी पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा, सबसे पहले हम इसे यूज कर लेंगे हमारे बजट में जो कमी है, बजटरी रिक्वायरमेंट्स को या फिस्कल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए। जो भी गैप है बजटरी, जो भी फिस्कल डेफिसिट का गैप है, गवर्नमेंट के पास पैसे की जरूरत है, इस डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे को सीधा वहां पे दे दिया जाएगा। फिर फेज 2 सिर्फ 3 साल का, 2000 से लेके 2003 तक का,
उसमें दो नए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आए कि ये सिंपल प्रोविजन कि आप पीएसयूज में से डिसइन्वेस्टमेंट करें, जो पैसा आए अपने फिस्कल डेफिसिट को फंड करने के यूटिलाइज कर ले, ये बड़ा नैरो माइंडेड सा है। क्यों ना जो पैसा हमें मिले डिसइन्वेस्टमेंट से, जो प्रोसीड्स हमें मिले डिसइन्वेस्टमेंट से, उसको हम फिजिकल डेफिसिट फंड करने के लिए तो यूज करें ही करें, लेकिन इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनको कैपिटल की जरूरत है या किसी तरह का अगर पब्लिक डेट है उसको अगर हमें पहले पे करना है या सोशल सेक्टर की स्कीम्स हैं उसके लिए पैसे की जरूरत है, उसमें भी इस डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे को यूज किया जाना चाहिए। मतलब 1991 से लेकर 2000 तक बड़ा स्पेसिफिक टारगेट रहा, थॉट प्रोसेस रहा कि हम फिजिकल डेफिसिट या बजट को फंड करेंगे। 2000 से लेकर 2003 हमने कहा सोशल सेक्टर को फंड कर सकते हैं, प्री पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट हम इंश्योर कर सकते हैं, और अगर हमें पीएससीज या पीएसयूज में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसके लिए भी इस पैसे को यूज कर सकते हैं। दूसरा बड़ा चेंज इन शॉर्ट 3 साल में, अर्ली 2000-2001 में एक ब्रॉड कंसेंसस इमर्ज हुआ उस वक्त के ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी इनिशिएटिव पे, और जो प्रपोजल उन्होंने रखा जिसको बाद में सभी ने एक्सेप्ट किया कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो प्रोसीड्स हैं उसको 6 अलग अलग तरीके से यूज किया जाना चाहिए। कितना पोर्शन किस में यूज होगा ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस वक्त की जरूरत को देखते हुए तय करे, डिसाइड करे। उन्होंने कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे को सबसे पहले हमें यूज करना चाहिए कि जिस पीएसयू को आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जो कैपिटल की पैसे की जरूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जरूरत है, उसको सबसे पहले पैसा उसमें से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सेकंड जो पोर्शन हो, ऐसे पीएसयूज या ऐसी सरकारी कंपनियां जिसमें थोड़ा पैसा लगा के आप उनको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, टर्न अराउंड उनका इंश्योर कर सकते हैं, उनको फंड किया जाना चाहिए। फिर तीसरा कि अगर हमारे पास कोई कर्ज है, अगर कोई पब्लिक डेट है, उसको अगर आप रीपे करना चाहते हैं, समय से पहले प्रीपे करना चाहते हैं, तो एक पोर्शन उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। चौथा कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, उसके लिए भी एक पोर्शन हम यूज कर सकते हैं हमारे डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स का। इसके अलावा जो हमारी लेबर फोर्स है, अगर हमने मान लीजिए किसी पीएसयूज में से डिसइन्वेस्ट कर दिया, लेबर फोर्स हो सकता है प्राइवेट सेक्टर वाले उसको कुछ ले ऑफ कर दें, तो उनको कहां रिहेबिलिटेट करें, उनके लिए सुरक्षा के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए, इसके लिए भी एक पोर्शन हम यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली हम यूज कर सकते हैं अपने फिस्कल डेफिसिट को या बजट को फंड करने के लिए भी। तो 6 चीजें, पहला जिस पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए अगर कैपिटल की जरूरत है उसको आप करें, फिर दूसरे पीएसयूज को टर्न अराउंड के लिए जरूरत है उसको आप फंड करें, तीसरा आप जो पब्लिक डेट है उसको रिपे करने के लिए, प्रीपे करने के लिए फंड करें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए फंड कर सकते हैं, या फिर लेबर फोर्स के लिए जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। फाइनली बजट रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आप इस डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसीड्स को यूज कर सकते हैं। फेज 2, फेज 3 में 2 मेजर डेवलपमेंट्स हुए। सबसे पहले जनवरी 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली फॉर्मली एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड स्टैब्लिश किया, और गवर्नमेंट ने कहा कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड होगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे। जैसे पहला फीचर होगा कि जो भी पैसा हमें डिसइन्वेस्टमेंट से मिलेगा ये सीधा चला जाएगा इस नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में, और इस नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही पार्ट रखा जाएगा, माना जाएगा? नहीं। ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 में बनाया गया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा है सीधा इसमें आ जाए, इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर मेंटेन किया गया। सेकंड फीचर रहा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का कि जो कॉर्पस होगा, जो पैसा डिपॉजिट होगा इस नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में, ये परमानेंट टाइप का होगा, लैप्स नहीं होगा कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, पैसा आप यूज नहीं कर पाए तो अब वो पैसा लैप्स हो जाएगा। नहीं, परमानेंट नेचर का होगा। पैसा खर्च नहीं हुआ इस साल, अगले साल यूज कर सकते हैं। अगले साल खर्च नहीं हुआ, जितना भी इकट्ठा होता है उसके अगले साल आप यूज कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, एनआईएफ है, इसको गवर्नमेंट मैनेज नहीं करेगी, इसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा ताकि अच्छे रिटर्न्स मिल सके और कॉर्पस को आप डिप्लीट भी ना कर पाए। इसके लिए जो पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट कंपनी या एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनके म्यूचुअल फंड्स में इस नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा। चौथा फीचर कि जो एनुअल इनकम है इस फंड की, इन्वेस्टमेंट से जो हमें मिलेगी इन अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद,
उसका जो 75% है उसको आप यूज करेंगे जो सोशल सेक्टर की कुछ चुनिंदा सिलेक्टेड स्कीम्स हैं उसको फंड करने के लिए, ताकि एजुकेशन को, हेल्थ को, एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट फंड कर सके, प्रमोट कर सके। और जो बचा हुआ 25% इनकम है उसको हम बेसिकली यूज करेंगे जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है, ताकि ऐसी पीएसयूज जिनको रिवाइव करने का थोड़ा भी चांस हो उनको कैपिटल या फंड्स की जरूरत की वजह से बंद ना करना पड़े। और जो इनकम है एनआईएफ की, इसको कई सारी सोशल सेक्टर स्कीम्स में, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन या JNNURM भी कहा जाता है, इसके अलावा AIBP एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, इसके अलावा RGGVY राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इसके अलावा एक्सिलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम, इसके अलावा इंदिरा आवास योजना एंड फाइनली NREGS या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको नरेगा भी कहा जाता है। इसके लिए भी जो पैसे की जरूरत होगी नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के पैसे को उसके लिए यूज कर सकती है गवर्नमेंट। 2005 में बनाया गया। नवंबर 2009 में जो फीडबैक रहा इस नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का, उसको अडॉप्ट करते हुए, लेते हुए गवर्नमेंट ने एनआईएफ को रिफॉर्म किया और गवर्नमेंट ने कहा कि क्या पॉलिसी है जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स को गवर्न करती है उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, उसको थोड़ा सा हम रिफॉर्म करेंगे। क्योंकि 2008-2009 में जब ग्लोबल स्लो डाउन ने, रिसेशन ने पूरी वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी को हिट किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पैसे की अब और ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, क्योंकि आमदनी कम हो गई है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, हमें पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा ताकि गवर्नमेंट जब पैसा खर्च करेगी तभी इंप्लॉयमेंट हो पाएगा, तभी हमारी इकोनॉमी को हम सपोर्ट कर पाएंगे, उसके लिए पैसे की हमें जरूरत है। तो उसमें कहा गया कि 2009-10 में एक वन टाइम एग्जम्पशन दे दिया जाए कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स होंगी उसको 2009-10 में एनआईएफ में डिपॉजिट नहीं किया जाएगा, उसको गवर्नमेंट सीधा सीधा इस इकोनॉमिक स्लो डाउन से लड़ने के लिए यूज कर सकती है। लेकिन इकोनॉमिक सिचुएशन 2013 तक भी नहीं सुधरी, इस वजह से 2009-10 का जो वन टाइम एग्जम्पशन था इसको फिर से 10, 11, 11, 12 एंड फाइनली 2012 और 13 तक फिर से बढ़ाया गया। जितनी भी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स है, पैसा है, मतलब जो भी इनकम आती है, जब हम एनआईएफ कॉर्पस, मान लीजिए 1 लाख करोड़ का मैंने डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसको मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब साल भर में इस 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे मुझे मान लीजिए 20,000 करोड़ का रिटर्न मिल गया, तो एनआईएफ का जो कॉर्पस है 1 लाख करोड़ तो मेरा पार्क रहेगा, लेकिन इस 20,000 करोड़ जो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, इसको मैं यूज कर सकता हूं अलग अलग सोशल सेक्टर स्कीम्स, इसके अलावा गवर्नमेंट के और बहुत सारे इनिशिएटिव्स के लिए। अब 2009 में जो ये चेंज किया गया एनआईएफ में, 2013 में जो करंट पॉलिसी आज की तारीख में लागू है उसके थ्रू काफी हद तक फिर से ओवरऑल या चेंज कर दिया गया। जनवरी 2013 जिसको फिर से रिवाइज किया फरवरी 2013 में करंट पॉलिसी को लागू किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ने जो एनआईएफ का कॉन्सेप्ट रहा 2005 में जिसको हमने बनाया नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इसको रिस्ट्रक्चर किया और गवर्नमेंट ने कहा कि जो फिस्कल ईयर है 2013-14 इसमें हम एक पब्लिक अकाउंट बनाएंगे। इसका मतलब जो एनआईएफ का पैसा है ये अब जो हमारा पब्लिक अकाउंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसमें जमा किया जाएगा और एनआईएफ का पैसा पब्लिक अकाउंट्स में जमा रहेगा तब तक कि बजट के थ्रू ये डिसाइड ना हो जाए कि ये पैसा कब विड्रॉ होगा, कितना विड्रॉ होगा, किस पर्पस के लिए विड्रॉ होगा। इसका मतलब अब एनआईएफ को हम कई सारी चीजों के लिए यूज कर पाएंगे क्योंकि अब ये पब्लिक अकाउंट का पार्ट बन गया जनवरी फरवरी 2013 से। सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी एनआईएफ का पैसा पब्लिक अकाउंट्स में जमा होगा उसको हम ऐसे शेयर सब्सक्राइब करने के लिए यूज कर पाएंगे जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के हों या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हों या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के हों, ताकि अगर हम उन एंटरप्राइजेस को डिसइन्वेस्ट भी कर रहे हैं, एनआईएफ के पैसे के थ्रू गवर्नमेंट ही उनके शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेगी, तो इफेक्टिवली गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रहेगा वो 51% या ओनरशिप से कम नहीं होने दिया जाएगा। सेकेंड तरीके से हम यूज कर पाएंगे कि जो सीपीएसईज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनके जो शेयर्स हैं, अगर आईपीओ वगैरह निकलता है तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैसे करवा लिए जाए गवर्नमेंट के नाम पे, ताकि गवर्नमेंट की जो
अंडरटेकिंग है, शेयर होल्डिंग है, 51% से किसी भी तरह से कम ना दी जाए। इसके अलावा अगर ऐसे बैंक्स को, ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को केपेक्स की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो रिकैपिटलाइजेशन के लिए भी हम यूज कर पाएंगे इस पैसे को। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि हम कई सारी चीजों में, जैसे आरआरबीज में, आईएफसीएल में, नाबार्ड में, एग्जिम बैंक में, इसमें भी एनआईएफ के इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा अक्रॉस द कंट्री जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, आगरा हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, इन सभी में गवर्नमेंट इस पैसे को यूज करके उन प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी और जितना शेयर उसको फंडिंग में देगी उतना अपना उसमें इक्विटी इन्फ्यूजन इंश्योर कर लेगी। इसके अलावा भारतीय नाभिकीय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें भी गवर्नमेंट इस एनआईएफ के पैसे के थ्रू इन्वेस्ट करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज में भी, इंडियन रेलवेज के कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी एनआईएफ के पैसे को यूज कर पाएगी। इसका मतलब 2013-14 का मेजर ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसमें पब्लिक अकाउंट्स में पैसा जमा होगा एनआईएफ का, उसको आप लगभग 7 अलग अलग चीजों में यूज कर पाएंगे। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने सोशो इकोनॉमिक जरूरतें थी उस वक्त की, उसको कॉग्निजेंस में लिया, संज्ञान में लिया और कहां कहां यूज कर सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे को, इसके पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा एक्सपेंडिचर किसी भी तरीके का हो, चाहे रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, एनआईएफ के पैसे को, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के पैसे को, इसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे को आप यूज कर सकते हैं। और अगर हम 2021-22 के बजट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा कि इस पैसे को हम कई सारी सोशल सेक्टर्स की स्कीम्स के लिए, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए यूज हम करेंगे। और अगर कुछ टारगेट्स की बात करें तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि प्रोसीड्स जो है डिसइन्वेस्टमेंट की, इनको बढ़ाया जाए, क्योंकि अच्छी चीज यह है कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा आता है तो किसी तरह की लायबिलिटी आप पे क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि आपकी कंपनी थी, आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसके बदले में आपको पैसा आया, अब ये पैसा आपको वापस नहीं चुकाना है। तो क्योंकि लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती हैं डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे की वजह से, तो गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा अट्रैक्टिव सोर्स है फंडिंग का, जिससे अपने बजट रिएलोकेशंस, अपने फिस्कल डेफिसिट, अपनी सोशल सेक्टर स्कीम्स, अपने पीएसयूज को, अपने रेलवेज को, इन सभी को फंड गवर्नमेंट कर सकती है। और गवर्नमेंट ने 2020-21 में टारगेट सेट किया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, मतलब 2.10 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हम अचीव करेंगे। लेकिन तभी पैंडेमिक कोविड-19 ने हिट किया, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई और ये हम अचीव नहीं कर पाए। 2021-22 में यूनियन बजट ने टारगेट किया कि हम रफली 1.75 लाख करोड़ के आसपास डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अचीव करेंगे। तो दोस्तों, एक डिबेट कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, कैसे कैसे 1991 से लेकर 2000 तक क्या थॉट प्रोसेस रहा कि सिर्फ बजट को फंड करेंगे, फिस्कल डेफिसिट को फंड करेंगे, 2000 से लेकर 2003 तक का शॉर्ट पीरियड जिसमें 2 इंपॉर्टेंट फेजेस सोशल सेक्टर में हमने एक्सपेंड किया, फिर इसके बाद 2005 में एनआईएफ को बनाया गया, 2009 में एग्जाम्पशन दिया गया ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से, 2013 में जो हमने करंट पॉलिसी लागू की जिसमें सोशल सेक्टर स्कीम, जिसमें रेलवेज, पीएसयूज, मेट्रोज, बजट एलोकेशन को फंडिंग, सभी चीजों को रफली गवर्नमेंट ने पब्लिक अकाउंट्स एक्सेट्रा क्रिएट करके जब इंट्रोड्यूस किया, तो अब बहुत बड़ा होराइजन हो गया है कि डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स को, पैसे को कहां यूज कर सकती है गवर्नमेंट। दोस्तों, अगला हमारा जो सब टॉपिक होगा वो होगा कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रही, सरकारी कंपनियां रही, पीएसयूज रही, सीपीएससीज रही, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में कैसे कैसे अलग अलग फीडबैक रहा, कैसे कैसे थॉट प्रोसेस इवॉल्व होता चला गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी जिसको गवर्नमेंट ने कब लागू किया? नवंबर 2020 में। और ये जो नवंबर 2020 में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी लागू की गई, इसने पूरा नजरिया बदल दिया, पैराडाइम बदल दिया कि किस तरीके से जब हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर्स को स्टैब्लिश करना शुरू किया 1950s में, और उस वक्त एम सिर्फ इतना था कि किसी भी तरीके से हम ऐसी एंटरप्राइजेस को सेटअप कर लें जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर रेडी नहीं है, वो चीजें हमें बाहर से मंगानी पड़ रही हैं, इंपोर्ट हमें ना करना पड़े, हमारे देश में ही हम वो चीजें मैन्युफैक्चर कर सकें, चाहे वो एफिशिएंट हो या ना हो, इससे उस वक्त शायद बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ता हो। इसको महलनोबिस प्लान भी कहा जाता है 1956 का। तो दोस्तों, ये जो डिबेट रही कि जो हमारे
गवर्नमेंट सेक्टर में सीपीएसयूज हैं, पीएसयूज हैं या सरकारी कंपनियां हैं, उद्योग हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसी जर्नी में जो इनहेरेंट इनएफिशिएंसीज रही, लो प्रोडक्टिविटी रही इन पीएसईज की या पीएसयूज की, इनका जो हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर, मतलब इतनी एफिशिएंटली शायद ये ऑपरेट ना कर पाते हों जितने की प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स कर सकते हैं। और इस वजह से, क्योंकि इनको फंड किया जाता है पब्लिक के पैसे से, लोगों के पैसे से, देश के पैसे से, तो पब्लिक फाइनेंसेस के ऊपर इनको बहुत बड़ा बोझ जब बनते हुए देखा गया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि 1991 के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लॉन्च करने के बाद, क्यों ना ऐसे पीएसईज या पीएसयूज को अब प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ इस पूरी थॉट प्रोसेस को कि 1950s में, खासतौर से 56 में, ये जो महालनोबिस प्लान लॉन्च हुआ कि सबसे पहले तो हमको पीएसयूज या सरकारी कंपनी, उद्योग ऐसे एरियाज में, ऐसे सेक्टर्स में स्टैब्लिश करने पड़ेंगे जहां प्राइवेट सेक्टर शायद आने के लिए अभी इंटरेस्टेड ना हो या सक्षम ना हो, ताकि हमें जो इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं चीजें, दूसरे देशों से मंगानी पड़ रही हैं, उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, हमारे यहां पर ही उन चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाए, उन चीजों को बनाया जाए। 1956 का ये थॉट प्रोसेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, सेल्फ सफिशिएंसी का अब ट्रांसलेट होता हुआ देखा गया है कि हमने इंडस्ट्रीज तो स्टैब्लिश कर ली, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ काफी स्ट्राइड्स हम लोगों ने अचीव कर लिए, लेकिन एफिशिएंट नहीं है ये पीएसयूज या पीएसईज। अब एफिशिएंसी की तरफ फोकस करने की डायरेक्शन में जर्नी स्टार्ट हुई डिसइन्वेस्टमेंट की, प्राइवेटाइजेशन की। कई सारे मेजर्स अलग अलग गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेते रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट का जो स्टेक है कमर्शियल एक्टिविटीज में, चाहे वो स्टॉक मार्केट रूट के थ्रू हो या स्ट्रेटेजिक सेल के थ्रू हो, कम किया जाए इन पीएसयूज में से। और ये जो पॉलिसी रही विड्रॉ करने की, मतलब 1956 में हमने शुरुआत की पीएसयूज को स्टैब्लिश करने की। अब 1991 के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे एरिया से अब गवर्नमेंट अपने आप को बाहर निकालेगी, विड्रॉ कर लेगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर अब केपेबल हो गया है, इंटरेस्टेड हो गया है। कई सारे इकोनॉमिक सर्वेज, खासतौर से 2000, 2001, 2001-2, 2002-3, इसमें गवर्नमेंट की क्या डेलिब्रेशंस रहे, क्या डिस्कशंस रहे, इवॉल्विंग थॉट प्रोसेस रही, इसके बारे में हमको काफी इंसाइट्स देखने को मिलते हैं। और अभी जब गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक सेक्टर का, सीपीएसयूज का या सीपीएसईज का कमर्शियल एक्टिविटीज में, इनको अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स तक ही सीमित रखा जाए। और इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को भी कम करते करते सिर्फ 4 तक ही लिमिट कर दिया गया है। इसका मतलब अगर ऐसी पीएसयूज हैं जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ऑपरेट नहीं कर रही हैं, तो उन एरियाज को, उन सेक्टर्स को, उन पीएसयूज को, उन सीपीएसईज को अब या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाए या फिर उनको उनकी होल्डिंग कंपनीज के अंडर ले आया जाए या फिर उनको मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि शायद उनकी अब इतनी रेलेवेंस नहीं रह गई है, प्राइवेट सेक्टर केपेबल हो चुका है। तो इनएफिशिएंट या फिर इनकेपेबल या फिर जो कमर्शियली प्रॉफिटेबल नहीं है पीएसयूज, उनको और ज्यादा पब्लिक के पैसे से चलाए जाने का कोई भी रैशनल अब लॉजिकल नहीं लगता। जो एंटरप्राइजेस हैं नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, उनको आउटराइटली प्राइवेटाइज कर दिया जाए, गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग को कम कर दिया जाए। ये जो इनिशिएटिव रहा, इसका एक ही एम रहा कि एक हेल्दी कंपटीशन को ऐसे सेक्टर्स में जिनको इतने सालों तक जो सरकारी उद्यम है या पीएसयूज हैं या पीएसईज हैं, उन्होंने मोनोपोलाइज कर रखा था, मतलब एक छत्र राज कर रखा था, उसको अब ओपन किया जाए कंपटीशन के लिए। अब वहां पे प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए, वहां पे इंटरनेशनल कंपनीज को लाया जाए, एमएनसीज को लाया जाए, एफडीआई को लाया जाए, और ताकि गवर्नमेंट फोकस कर सके बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से सिर्फ ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जहां पे पीएसयूज की अभी भी जरूरत है दोस्तों। इसका मतलब ऐसी एंटरप्राइजेस को हम रिटेन करेंगे जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में फॉल करती हैं, जिनकी अभी देश को जरूरत है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, और बाकी नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में पड़ने वाली जो पीएसयूज हैं, सरकारी उद्यम हैं, कंपनीज हैं, उनको एक एक करके हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हुए चले जाएंगे। साथ ही साथ जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर उनको प्राइवेटाइज भी किया जाएगा। प्राइवेटाइज करना
या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करना, ये तो बहुत आसान तरीके हैं। लेकिन 2020-21 में अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें तो गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं उनको भी और बेहतर कैसे बनाया जाए, उनकी वर्किंग को और ज्यादा कॉर्पोरेटाइज या किस तरीके से वहां पर एफिशिएंसी को लाया जाए, इस पे भी काम करने की जरूरत है। मतलब एक तो पीएसयूज को आप उन्हीं एरियाज में रखें जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंडर आती हैं, जो सिर्फ 4 हैं। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में से पीएसयूज को आप डिसइन्वेस्ट कर दें या फिर प्राइवेटाइज कर दें, और जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में पीएसयूज आप रिटेन करते हैं उनको भी आप ज्यादा एफिशिएंट अब बनाएं ताकि ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, डोमेस्टिक मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के साथ इंटरनेशनली भी वो कॉम्पीट कर सके। और ये आप कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले तो ऐसे पीएसयूज या सीपीएसयूज के जो बोर्ड्स हैं और स्ट्रक्चर हैं उनको बेहतर बनाया जाए, रिवैम्प किया जाए, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उनमें रिफॉर्म लाए जाए। इसके अलावा जो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है बोर्ड्स की उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं उनको अच्छे से लागू किया जाए। इसके अलावा ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐसी पीएसयूज को या पीएसयूज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी किया जाए। इसका मतलब प्राइवेटाइज किया जाए, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, रैशनलाइजेशन किया जाए। इसके अलावा उनके बोर्ड्स को, स्ट्रक्चर्स को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, उनकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग को, इनको भी इंप्लीमेंट किया ही जाए। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि रीसेंट टाइम में हम सिर्फ बोर्ड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करने तक ही अपने आप को लिमिट नहीं रखेंगे, लेकिन पीएसयूज के लिए या पीएससीज के लिए हम एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू करेंगे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग कि हम ये देखेंगे कि जिन पीएसयूज को हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं या डिसइन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं टाइम के साथ वो सिक हो जाएं, लॉस मेकिंग हो जाएं, उनकी परफॉर्मेंस कम होती चली जाए। इस वजह से इनके लिए एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को भी लागू किया जाए। तो दोस्तों ये रहा एक शॉर्ट डिस्कशन कि किस तरीके से पीएसयूज को या पीएसयूज को 1956 में जब हम लोगों ने स्टैब्लिश करना शुरू किया उस वक्त हमारा एम एफिशिएंसी शायद नहीं होगा। उस वक्त हमारा एम रहा कि जो चीजें इंपोर्ट कर रही हैं वो हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े, फॉरेक्स रिजर्व बाहर ना जाए, इंडिया में खुद की कैपेबिलिटी बने। 1991 आते आते हमारा फोकस शिफ्ट होने लगा कि अब उन सेक्टर्स में से गवर्नमेंट को विड्रॉ कर लेना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए जहां प्राइवेट सेक्टर केपेबल हो चुका है। और उसके बाद 2000 से थॉट प्रोसेस और इवॉल्व होता हुआ देखा गया और आत्मनिर्भर अभियान मिशन के तहत क्लियरली गवर्नमेंट का अब फोकस है कि इन पीएसयूज को या पीएसयूज को और ज्यादा ऑपरेशनली, कमर्शियली वायबल, एफिशिएंट और कंपेटिटिव बनाया जाए दोस्तों। तो दोस्तों शॉर्ट डिस्कशन पीएसयूज के बारे में, पीएससीज के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इंडियन इकोनॉमी में मेजरली कंट्रीब्यूट करने वाला सेक्टर है दोस्तों। और ये सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्य एंटरप्राइजेस। और एमएसएमईज अगर सही मायने में आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इंडिया में करीब 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज स्टैब्लिश्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, जो इंडिया की जीडीपी में 30% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 50% से ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे एमएसएमईज का है। इसके अलावा 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को एमएसएमई रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है। और क्योंकि जो एमएसएमईज हैं, छोटे उद्योग हैं, इनके लिए जो कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कम चाहिए, साथ ही साथ ये कनेक्टेड होते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस से भी, बैकवर्ड लिंकेजेस से भी, दूसरे सेक्टर से भी। इस वजह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जैसे, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे इनिशिएटिव्स मिशन में एमएसएमई सेक्टर का बहुत मेजर क्रिटिकल रोल माना जाता है। और क्योंकि इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, गवर्नमेंट ने भी नई जो एंटरप्राइज स्टैब्लिश होंगी या जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई एंटरप्राइजेस हैं उनको बेहतर कैसे बनाया जाए, उनको सपोर्ट कैसे किया जाए, अलग अलग स्कीम्स को टाइम टू टाइम लॉन्च किया है। जैसे सबसे पहले पीएमईजीपी मतलब प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसके बाद सीजीटीएमएसई क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कि एक फंड स्टैब्लिश किया जाए जो फंड कर सके हमारी एमएसएमईज को।
इसके बाद CLCSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर कोई टेक्नोलॉजी बेहतर करना चाहता है उसके लिए फंडिंग अवेलेबल हो, उसके लिए है CLCSS। इसके अलावा स्फूर्ति SFURTI स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मतलब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको रिवैम्प किया जाए, वापस लिया जाए, उसके लिए स्फूर्ति योजना को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अलावा MSE CDP माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा कई सारे रीसेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए कि और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं हमारी MSMEs को। एक एक करके जो की इनिशिएटिव्स हैं उनको अब शॉर्टली डिस्कस आपके साथ हम करेंगे। सबसे पहले UAM उद्योग आधार मेमोरेंडम, जैसे लोग होते हैं उनके लिए आधार कार्ड इश्यू होता है, उस आधार कार्ड को यूज करके आप डिफरेंट स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से उद्योगों के लिए, MSMEs के लिए एक यूनिक उद्योग आधार नंबर इशू किया जाता है अंडर UAM या उद्योग आधार मेमोरेंडम स्कीम के तहत। इसको नोटिफाई किया गया 2015 सितंबर में और पर्पस यही रहा कि MSMEs के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे हम बेहतर बनाया जाए। इस स्कीम में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं ये एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद उनको एक यूनिक उद्योग आधार नंबर मिलेगा UAN। जो पुरानी जो प्रोसेस हुआ करती थी उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। सिंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन और आप UAN जनरेट कर सकते हैं जिसको आप बहुत सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड इनिशिएटिव, जो इंडस्ट्रीज हैं इनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाए गए हैं और जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है जून 2015 में, उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है कि MSMEs को जो लोगों की जरूरत है स्किल्ड मैन पावर की, सेमी स्किल्ड मैन पावर की, अनस्किल्ड मैन पावर की, क्यों ना उनको फैसिलिटेट करने के लिए जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और जिनको एम्प्लॉयमेंट देना है अपनी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, MSMEs में, उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हो जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर इंडस्ट्री स्टैब्लिश किए हैं। तीसरी बड़ी स्कीम, फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ MSMEs, इसको लॉन्च किया कब? मई 2015 में। और इसमें जो बैंक्स हैं जिनसे MSMEs ने लोन लिया है वो एक कमिटी बनाएंगे, MSMEs ऐसी जो शायद उस वक्त उसको रीपे करने की कंडीशन में ना हो, कमिटी फॉर डिस्ट्रेस्ड MSMEs। और जो भी करेक्टिव एक्शन प्लान है, जिस तरीके से बैंक मदद कर पाएंगे MSMEs की, उस लोन को हो सकता है हेयर कट लेने में, कम करने में, माफ करने में, उसको रिस्ट्रक्चर करने में, उसमें MSMEs को मदद दी जाएगी। इसके अलावा एक और स्कीम एस्पायर प्रमोटिंग इनोवेशन इन रूरल एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो हमारे गांवों में रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं या इनोवेशन है उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई मार्च 2015 में। और पर्पस यही रहा कि इस एस्पायर स्कीम के तहत हम टेक्नोलॉजी सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को हम और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकें, जिससे इनोवेशन बढ़े रूरल और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में खास तौर पर। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम और ज्यादा कैसे अलग अलग MSMEs के सेक्टर्स में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे 1 करोड़ तक का लोन सिर्फ 59 मिनट्स में MSMEs के लिए सैंक्शन होना। इसके अलावा जितनी भी हमारी GST रजिस्टर्ड फर्म्स हैं उनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन देना, मतलब 2% की ब्याज पे उनको छूट दिया जाना। अगर आम इंडस्ट्री को मान लीजिए 10% पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो 2% कम करते हुए MSMEs को इस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में जो भी GST रजिस्टर्ड फर्म्स हैं सिर्फ 8% पे ही लोन मिल पाएगा। इसके अलावा जो भी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको अपना 25% जो भी प्रोक्योरमेंट है वो कम से कम MSME से ही परचेज करना होगा, जिसमें से भी 3% जो आपका प्रोक्योरमेंट है वो सिर्फ विमेन, मतलब फीमेल्स, महिलाओं द्वारा जो ओन्ड MSMEs हैं उनसे ही लेना होगा। और ये सभी किया जाएगा बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से जैम पोर्टल के थ्रू। पहले इसकी लिमिट सिर्फ 20% हुआ करती थी, बढ़ा के गवर्नमेंट ने इसको 25% कर दिया है ताकि MSME से ज्यादा मटेरियल प्रोक्योर करें हमारे PSUs। इसके अलावा 20 टेक्नोलॉजी सेंटर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, 100 से ज्यादा एक्सटेंशन सेंटर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो फार्मा क्लस्टर्स गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है, गवर्नमेंट 70% से भी ज्यादा की फंडिंग कॉस्ट को खुद उठाएगी। इसके अलावा जो 8 लेबर लॉज हैं और 10 यूनियन रेगुलेशंस हैं उनको अब साल में सिर्फ
एक बार ही आपको फाइल करने की जरूरत है। काफी कम पेपर वर्क, कंप्लायंसेस को कम किया जा रहा है, या उनका जो बर्डन है कंप्लायंसेस का उसको भी कम किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंस्पेक्टर राज है, लाइसेंस राज है, आर्बिट्रेरीनेस है, उसको कम करने के लिए अब इंस्पेक्टर जो भी एमएसएमईज का इंस्पेक्शन करेंगे उसको एक रैंडम अलॉटमेंट किया जाएगा कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू, ताकि किसी एमएसएमई का कोई हैरेसमेंट ना कर सके इंस्पेक्शन के नाम पर। इसके अलावा जो एयर और वाटर पोल्यूशन लॉज हैं उनके लिए एक सिंगल फॉर्म होगा, सिंगल कंसेंट होगा। इसके अलावा जो भी रिटर्न्स हैं, मतलब आप जीएसटी रिटर्न्स देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स देते हैं, उनको आप सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू फाइल कर सकते हैं। और सिर्फ 10% ही यूनिट्स को इंस्पेक्ट किया जाएगा, ताकि इंस्पेक्शन के नाम पर किसी को बेवजह परेशान ना किया जाए। इसके अलावा कंपनीज एक्ट के तहत अगर आपने कोई वायलेशन कर दिया और आप अगर एमएसएमई हैं, तो कोर्ट में जाने के बजाय आप एक बहुत सिंपल प्रोसीजर के थ्रू उस गलती को, वायलेशन को ठीक कर सकते हैं, ताकि आपको बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। और जब कोविड-19 ने हिट किया 2020 में, उसके बाद गवर्नमेंट ने एमएसएमई इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि कोविड-19 का सबसे ज्यादा इंपैक्ट माना जाता है एमएसएमई सेक्टर पे, छोटी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, कई सारी वापस रिवाइव नहीं हो पाई, तो गवर्नमेंट ने कई सारे पैकेजेस उस वक्त लॉन्च किए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान या सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन के तहत कई सारे मेजर गवर्नमेंट ने लिए। पहला कि जो डिस्टिंक्शन है कि एमएसएमई में ये एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हैं, ये एमएसएमई सर्विस सेक्टर की हैं, दोनों के इंसेंटिव्स अलग अलग होंगे। गवर्नमेंट ने कोविड-19 के बाद इस डिस्टिंक्शन को, इस फर्क को खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा एमएसएमई का मतलब एमएसएमई, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हो। इसके अलावा एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब किस इंडस्ट्री को एमएसएमई माना जाएगा, इसकी डेफिनेशन में भी गवर्नमेंट ने मेजर रिफॉर्म किए, इसको अपग्रेड किया। गवर्नमेंट ने कहा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस या सूक्ष्म उद्योग, जिनको पहले माना जाता था कि अगर आपकी कैपिटल 25 लाख है या आपका टर्नओवर 1 करोड़ है तो आपको माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा अब 25 लाख के बजाय 1 करोड़ हम कर देंगे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल 1 करोड़ तक है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो आपको माइक्रो एंटरप्राइजेस मान लिया जाएगा। सिमिलरली स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए लिमिट पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 5 करोड़ हुआ करती थी, उसको बढ़ा दिया 10 करोड़, और टर्नओवर 2 करोड़ हुआ करता था, उसको बढ़ा दिया 50 करोड़। मतलब एक मेजर अपग्रेड, मतलब एक रीजनेबल साइज की इंडस्ट्रीज को भी एमएसएमई के सारे फायदे अब मिल पाएंगे। इसके अलावा जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो पहले 10 करोड़ तक ही सीमित था, उसको 50 करोड़ तक माना जाएगा, और टर्नओवर जो सिर्फ 5 करोड़ हुआ करता था उसको अब 250 करोड़ 250 करोड़ तक माना जाएगा। इसके अलावा कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन, गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का कॉपस बनाया कि जिसमें आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली लोन दिया जाएगा, 1 करोड़ तक का लोन 59 मिनट्स में। और गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि एमएसएमई से आप कोई चीज गिरवी नहीं रखवा रहे हैं, कोई कोलेटरल नहीं रखवा रहे हैं, लोन चुकाने की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट खुद बियर करेगी। गवर्नमेंट ने कहा ये 3 लाख करोड़ का जो कॉपस बना रहे हैं, इससे हमारे एमएसएमईज जिनको कोविड-19 ने मेजरली हिट किया, अपनी ऑपरेशनल कैपिटल, ऑपरेशनल लायबिलिटीज को, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए जो पैसे की जरूरत है उसकी पूर्ति ये लोग कर पाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का एक सबऑर्डिनेट डेट फंड भी क्रिएट किया। कैसे गवर्नमेंट इस पैसे के थ्रू इक्विटी सपोर्ट दे सके जो हमारे डिस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं। और ऐसा लगता है कि इस 20,000 करोड़ के सबऑर्डिनेट डेट फंड के थ्रू 2 लाख से भी ज्यादा एमएसएमई एंटरप्राइजेस को फायदा पहुंचा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक फंड ऑफ फंड्स क्रिएट किया 50,000 करोड़ का, और गवर्नमेंट ने कहा इस फंड ऑफ फंड्स जिसकी वैल्यू 50,000 करोड़ है फर्स्ट फेज में, इसको यूज किया जाएगा एमएसएमईज में इक्विटी इन्फ्यूजन के लिए, ताकि एमएसएमईज चाहें तो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकती हैं, मार्केट से भी पैसा उठा सकती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा कि 200 करोड़ तक के जो टेंडर्स हैं इनको ग्लोबल टेंडरिंग नहीं की जाएगी, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक, लोकल, हमारी देसी स्वदेशी एमएसएमईज हैं उनको ज्यादा मौका मिले ऐसे टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। यह भी कहा कि अगर एमएसएमईज बिजनेस कर रही हैं, डील कर रही हैं गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, पीएसयूज के साथ, पीएसईज के साथ, और अगर उनका कोई बकाया है तो 45 दिन के अंदर उन पीएसयूज को, पीएसईज को एमएसएमईज के इन बकायों को क्लियर करना ही होगा। गवर्नमेंट ने यह भी कहा
कि आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐसे एक सिस्टम जिसका नाम रखा गया चैंपियंस, इसको भी लॉन्च किया ताकि एमएसएमईज के अंदर आईसीटी या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा सके। और जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, एमएसएमईज इंडियन इकोनॉमी, और मैं तो क्या कहूं इंडियन इकोनॉमी क्या ज्यादातर मेजर इकोनॉमीज की बैकबोन है। इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं, 30% से भी ज्यादा इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं, 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स में और 11 करोड़ से ज्यादा रोजगार देती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो अनडाउटेडली ये जो छोटे छोटे इकोनॉमिक इंजन्स हैं एमएसएमई के तौर पे बड़ा क्रूशियल रोल करते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, एक्सपोर्ट्स की बात हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात हो, अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्गर, मजबूत और सेल्फ रिलायंट इंडिया या इंडियन इकोनॉमी बनाने की डायरेक्शन में दोस्तों। तो दोस्तों एमएसएमई सेक्टर का एक स्नैपशॉट। अब हम शुरू करेंगे अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, कोल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, इनके बारे में छोटे छोटे डिस्कशंस करना ताकि इन सेक्टर्स की जो समझ है आपकी बेहतर डेवलप हो सके व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी ऑफ इंडिया या इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले शुरू करेंगे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में स्टील सेक्टर के बारे में। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अगर बढ़ती हैं, मान लीजिए मुझे कोई भी फैक्ट्री लगानी है, घर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिज बनाना है, रोड्स बनाने हैं, तो एक कॉमन एलिमेंट उसमें होगा ही होगा, वो है स्टील। तो जैसे स्टील सेक्टर हुआ, कोल सेक्टर हुआ, मेजर रोल प्ले करते हैं खासतौर से बाकी सेक्टर्स को सपोर्ट करने में। सिमिलरली अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर देख लें, एप्पल सेक्टर देख लें, तो इससे मेजर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एक्सपोर्ट जनरेशन भी होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि ये सेक्टर्स बहुत क्रूशियल हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए, हम कई सारे स्टेप्स लेंगे इन सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। जैसे स्टील सेक्टर या स्टील एक बड़ा क्रिटिकल इनपुट है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए भी, अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो, सर्विसेज की बात छोड़ दें तो एक अलग बात है, लेकिन जितने भी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, सभी सेक्टर्स में स्टील की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और अगर आप ग्लोबली देखें तो वर्ल्ड वाइड इंडिया ग्लोबली दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। अगर हम दूसरे नंबर पे हैं तो पहले नंबर पे कौन होगा? चाइना सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है स्टील और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करता है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा देखें, जो टोटल फिनिश्ड स्टील कंजम्पशन है वो ग्लोबल एवरेज 229 किलो पर पर्सन है। इंडिया में अभी वो सिर्फ 74.7 केजी के आसपास ही है। इसका मतलब हमें पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन को अभी बहुत आगे बढ़ाना होगा। और गवर्नमेंट ने कहा स्टील एक बड़ा क्रिटिकल इनपुट है नेशनल डेवलपमेंटल प्रोसेस में, की इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरेट, डेवलप, सपोर्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने 2017 में एक डेडिकेटेड नेशनल स्टील पॉलिसी को लॉन्च किया। और गवर्नमेंट ने कहा इस 2017 की पॉलिसी और इसके विजन के तहत हम मेजरली डोमेस्टिक जो स्टील का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को कंपैरेटिव बनाएंगे, सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं लेकिन इंटरनेशनली भी। जो पॉलिसी है नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, इसका एम है कि हमारी जो क्रूड स्टील कैपेसिटी है इसको हम बढ़ा के 2030 तक 300 मिलियन टन तक कर देंगे, और जो हमारी फिनिश्ड स्टील कैपेसिटी है इसको हम बढ़ा के 230 मिलियन टन कर देंगे 2030 तक। इसके अलावा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है स्टील का, जो अभी सिर्फ 74.7 किलो पर कैपिटा है, इसको बढ़ा के 2030-31 तक कितना कर देंगे? रफली 158 केजी, मतलब रफली दुगने से भी ज्यादा। और अगर हम 2020-21 का डेटा देखें तो गवर्नमेंट ने और भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए आत्मनिर्भर अभियान मिशन के तहत कि किस तरीके से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है स्टील का उसको बढ़ाया जा सके। जैसे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की स्पेशलिटी स्टील, जिसमें 4 प्रोडक्ट्स को रखा और उन्होंने कहा कि ये जो भी स्पेशलिटी स्टील इन 4 प्रोडक्ट्स में से बनाएगा उसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम का फायदा दिया जाएगा। सिमिलरली गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि ऐसे एमएसएमईज जो मेंबर हैं इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, अगर वो स्टील सप्लाई करते हैं तो एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस जो स्कीम है
ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के अंडर उसका फायदा उन एमएसएमईज को दिया जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा एमएसएमईज को हम प्रमोट करेंगे स्टील बनाने के लिए। सिमिलरली गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अगर कोई आयरन और स्टील बनाता है डोमेस्टिकली हमारे देश में ही, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में गवर्नमेंट अगर कुछ खरीदेगी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अगर उस चीज को बेच रहा है, स्टील को बेच रहा है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले उससे खरीदना पसंद करेगी, ना कि किसी इंटरनेशनल सेलर से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि जो बाहर की इंटरनेशनल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, दूसरी कंट्रीज जिनको अडॉप्ट करते हैं, खासतौर से कंट्रीज लाइक चाइना, उनसे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे बचाएं, उसके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो समय समय पर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी इंपोज करेंगे। और आप इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 देखेंगे तो स्टील सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है अप्रैल टू दिसंबर 2022 काफी रोबस्ट मजबूत रही है कि जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन है फिनिश स्टील का वो रफली 88 मिलियन मेट्रिक टन है, वहीं जो कंजम्पशन है फिनिश स्टील का वो रफली 80 मिलियन मेट्रिक टन है। इसका मतलब पिछले 4 साल के मुकाबले हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी फिनिश्ड स्टील की एक्सीड कर चुकी है, उससे ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और अगर हम स्टील कंजम्पशन की बात देखें तो रफली ईयर ऑन ईयर हर साल 11% से ज्यादा बढ़ता हुआ देखा गया है। गवर्नमेंट भी लगातार ज्यादा पैसा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोडवेज पे, पोर्ट्स पे, शिप बिल्डिंग पे, एक्सप्रेसवेज पे, रेलवेज में। उसकी वजह से गवर्नमेंट का केपेक्स बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसका मतलब नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को सभी को स्टील की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर इस तरीके से भी गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि पीएलआई स्कीम की वजह से जो हमारा स्टील प्रोडक्शन है रफली 26 मिलियन मेट्रिक टन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो स्टील के एक्सपोर्ट्स हैं वो आज 2019-20 के मुकाबले 20% से भी ज्यादा बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसका मतलब ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का जो फोकस है, थ्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, धीरे धीरे जब इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, स्टील की उनको भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। स्टील सेक्टर और कहीं ज्यादा इनको सपोर्ट करने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा। लेकिन एक चैलेंज भी है, क्योंकि अलग अलग तरीके के इंटरनेशनल अभी स्लो डाउन देखे जा रहे हैं। चाहे वो यूक्रेन रशियन वॉर हो, चाहे वो इजराइल एंड हमास वॉर हो, इसकी वजह से रिसेशन का जो चैलेंज अभी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई देता है, इसकी वजह से लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड के लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा एक शॉर्ट डिस्कशन ऑन स्टील सेक्टर। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा दूसरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है कोल के ऊपर होगा, कोयले के ऊपर होगा। जैसे इंडिया का कमिटमेंट है कि 2070 तक बाय 2070 हम जीरो एमिशंस पे चले जाएंगे, कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन सच बात यह है कि आज की तारीख पे भी जो हमारी एनर्जी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर अभी भी हमारी डिपेंडेंस काफी ज्यादा है। जैसे आज की डेट में भी 60% से भी ज्यादा हमारी जो एनर्जी है वो कहां से हम प्रोड्यूस करते हैं? कोल के थ्रू, थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू ही। सिर्फ एनर्जी जनरेशन में ही नहीं, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए नहीं, कोल कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे आयरन और स्टील हो, सीमेंट हो, पेपर हो, ब्रिक्स हो, इन इंडस्ट्रीज के लिए एक इंटरमीडियरी के तौर पे भी काम में आता है। इसका मतलब पावर जनरेशन में भी चाहिए, आयरन एंड स्टील बनाने के लिए भी चाहिए, सीमेंट के लिए भी चाहिए, पेपर के लिए चाहिए, ब्रिक्स के लिए चाहिए, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कोल की हमको जरूरत पड़ती है। और इस वजह से कोल के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है, उसके ऊपर हमारी जो निर्भरता है, 2022 तक का अगर हम डेटा देखें तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हम अपनी डिमांड्स को तो सपोर्ट करें ही करें, लेकिन टाइम के साथ कोल के ऊपर डिपेंडेंस को हम कम करें, रिन्यूएबल्स की तरफ हम ज्यादा फोकस करते हुए चले जाएं। 2023 तक गवर्नमेंट ने रफली 59,000 हेक्टेयर्स जो लैंड है इसके ऊपर ट्री प्लांटेशन की है, ताकि कोल की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इसको हम काउंटर कर सकें। रफली 4.5 करोड़ से भी ज्यादा ट्रीज को प्लांट किया गया है, और वो करीब 3 लाख से भी ज्यादा जो टन है CO2 को उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का फोकस है कि ये हमने 59,000 हेक्टेयर्स की लैंड जो अभी तक 4,500 करोड़ ट्रीज से प्लांट कर चुके हैं, उसके अलावा 2030 तक हम 20,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर करीब 5 करोड़ से ज्यादा ट्रीज को और प्लांट करेंगे।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी एक टारगेट रखा है कि 2 हम कोल बेड मीथेन सीबीएम प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, जिनमें एक कंसिडरेबल पोटेंशियल होगा कि किस तरीके से जो CO2 है उसको हम लोग पंप कर सकें। सीबीएम के थ्रू हम जो कार्बन है, पोल्यूशन है, कोल की वजह से जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट है उसको कम कर सकें। इसके अलावा एक सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट 100 मिलियन टन का, इसको भी लगाया जाएगा 2030 तक। इसके अलावा जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन को हम कोल कैसे करेंगे, पिट हेड से लेके पाइपलाइंस के थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स पे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, उसको कैसे एफिशिएंट बनाएं, इस पे भी गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो हमारे एक्ट हैं, रूल्स हैं, कई सारे उनमें भी अमेंडमेंट किए हैं। जैसे 2020 में गवर्नमेंट मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट को लाई, मार्च 2020 में इसको इनेक्ट किया गया, और जो कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 था उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स को इंसर्ट किया गया, और इन रिफॉर्म्स की वजह से 36 कोल ब्लॉक्स को हम अलोकेट कर चुके हैं ऑक्शन के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को। इसके अलावा अगर जून 2020 में आप देखें तो 38 कोल माइंस जिनको कमर्शियल माइनिंग के लिए बाहर ऑक्शन के लिए रखा गया था, उसमें से 50% से भी ज्यादा को ऑक्शन कर दिया गया है। प्रीवियसली ये रेट सिर्फ 30% या 30% से भी कम हुआ करती थी। इसका मतलब रिफॉर्म्स की वजह से प्राइवेट सेक्टर का कोल ऑक्शन में, माइंस ऑक्शन में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा गया है। दोस्तों, इसके अलावा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता कैसे अचीव की जाए कोल सेक्टर में, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इसके अलावा हम प्राइवेट पार्टनरशिप को एनकरेज करें। इसके अलावा FDI लाएं ऑटोमेटिक रूट से। इसके अलावा हम कोल ब्लॉक्स और कमर्शियल प्रोडक्शन, कोल माइंस हैं, उनको हम ऑक्शन के थ्रू ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राइवेट सेक्टर को दें। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं उनको हम एक्सपेंड करें। इसके अलावा नई माइंस को ओपन करें। इसके अलावा मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को कहीं ज्यादा इंडस्ट्री में हम लोग इंप्लीमेंट करना शुरू करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें, लोडिंग है उसको मैकेनाइज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इवैक्यूएशन है, सिस्टम्स हैं, कैपेसिटी है, इसको हम रफली 80 to 90% तक हम ले जाएं। एफिशिएंट ऑपरेशंस होंगे, कॉस्ट तो कम होगी ही होगी, वेस्टेज भी कम होगा। हमारी जो डिमांड बढ़ रही है, चाहे वो एनर्जी की हो या बाकी इंडस्ट्रीज में कोल की जो यूटिलिटी हो, उसको केटर करने के लिए नई कैपेसिटी तो हमें एक्सपेंड करनी ही होगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसकी एफिशिएंसी को भी हमें बढ़ाना होगा। और जो कोल इंडस्ट्री है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अगले कई साल तक 6 to 7% एनुअल रेट पे ये बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जो टारगेट है कि 2025-26 तक हम 1 बिलियन टन प्रोडक्शन का टारगेट अचीव कर लेंगे, जिसको बढ़ा के 2030 तक हम 5 बिलियन टन तक ले जा पाएंगे, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उसको हम प्रॉपर्ली केटर कर सकें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।